बर्थ चार्ट में राहु कुंडली के जिस भाव में है उस भाव के मायने कुछ खास होते हैं। हर किसी के बर्थ चार्ट में राहु होता ही होता है, और अगर राहु है तो किसी न किसी भाव के अंदर भी जरूर होगा। मान लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में राहु कुंडली के 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में राहु के होने का मतलब है कि इस घर से हम जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के प्रति आपकी आकर्षण को बढ़ा देगा। उस घर से संबंधित चीज़ों के प्रति आपकी इच्छाओं को कहीं गुना बढ़ा देगा, और आप उन्हें पाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहेंगे। किसी भी हद में जाकर आप उन चीज़ों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये जुनून राहु आपको देता है। 4थे घर से हम लग्जरी को देखते हैं, तो आप लग्जरी के प्रति जुनूनी रहेंगे। 4थे घर से हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, आपको प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काफ़ी जुनून रहेगा। 4थे घर से हम वाहन को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 4थे घर में राहु वाला व्यक्ति नई नई गाड़ियों का काफ़ी शौकीन रहेगा। अब सवाल ये होता है कि हमें अपनी कुंडली के अंदर ये राहु 4थे घर में ही क्यों देखने को मिला? ये 5वें घर में क्यों नहीं मिला? 6ठे घर में क्यों नहीं? 7वें घर में क्यों नहीं? ये 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में हो सकता था, परंतु ये 4थे घर में होने का क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमें राहु के पैटर्न को समझना होगा, राहु के स्वभाव को समझना होगा, राहु की कार्य प्रणाली को समझना होगा। जिस प्रकार से हम शनि को देखते हैं कि शनि हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कुंडली के अंदर राहु हमें किसी अच्छे भाव के अंदर मिलता है, अच्छी स्थिति में मिलता है, और पूरी कुंडली के दर्जे को सुधार देता है, और जीवन भर उस अच्छे शनि के फल हमें अच्छे स्वरूप के अंदर देखने को मिलते हैं। परंतु अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो यही शनि कुंडली के किसी बुरे भाव में मिलता है, बुरी स्थिति में मिलता है, और हमारी कुंडली के दर्जे को बिगाड़ देता है, और हम देखते हैं कि जीवन भर हमें संघर्ष करवाता है। हमारा पूरा जीवन परिस्थितियों से झगड़ते झगड़ते निकल जाता है, परंतु चीज़ें आसानी के साथ में नहीं मिलती। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये एक तरह से जो है पनिशमेंट होता है बुरे कर्मों का। ठीक इसी प्रकार से राहु की पद्धति यह है कि राहु हमारे पूर्व जन्म के अंदर जो जो चीज़ें हमारी पीछे छूट गई है, जो जो इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई है, उन इच्छाओं को पूरी करवाने का काम ये राहु करता है। उन इच्छाओं को कैरी ऑन ये राहु करता है। मान लीजिए कि आप अपने पूर्व जन्म के अंदर किसी वाहन को लेने की इच्छा रखते हो, परंतु किसी कारणवश आप ले नहीं पाए। आप प्रॉपर्टी की इच्छा रखते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आप लग्जरी की इच्छा रखते हैं, वो लग्जरी आपको मिल नहीं सकी किसी कारणवश, या फिर आपके शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया हो। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यही राहु आपको कुंडली के उसी घर के अंदर देखने को मिलेगा जिस घर से संबंधित ये चीज़ें होंगी, क्योंकि लग्जरी, वाहन और प्रॉपर्टी, इनका संबंध कुंडली के 4थे घर से है। तो आप देखेंगे कि यही राहु आपको कुंडली के 4थे घर के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर आपने पूरे जन्म के अंदर इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से मेहनत किया है, आप उसे डिजर्व करते हैं, तो यही राहु आपको कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर देखने को मिलेगा। और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छाओं को कहीं गुना बढ़ा देगा, आपको इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जुनूनी बना देगा। किसी भी हद तक जाकर आप इन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। शाम दाम दंड भेद किसी की भी नीति को अपनाकर इन्हें प्राप्त करने का परमिशन ये राहु देता है। व्यक्ति को हद पार करने की, लिमिट क्रॉस करने की इजाज़त ये राहु देता है। किसी भी बंधन को तोड़कर, बाउंड्रीज के बाहर निकलकर इन्हें पाने की इच्छा पूरी करने की ये राहु इजाज़त देता है। ये राहु
अगर किसी भाव में मिलता है तो इसका एकमात्र कारण यही होता है कि ये आपकी पूर्व जन्म की आधी अधूरी इच्छाओं को पूरी करवाएगा। अब हम देखते हैं कि राहु अगर कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव तक किसी भी भाव में हो तो उसके क्या मायने हैं। मान लीजिए कि आपका राहु कुंडली के लगन में है, तो लगन में राहु होने का मतलब है कि आप जो है अपने पूर्व जन्म के अकाल मृत्यु के कारण लगन में राहु को लेकर आए हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर लगन में राहु होता है, आप देखेंगे उस परिवार की हिस्ट्री को उठाकर तो आपको पता चलेगा कि उस फैमिली के अंदर कोई न कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार जरूर हुआ है। वही व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर उसी घर के अंदर वापस आता है और जो अपने कर्म, जो अपने कर्तव्य और दायित्व है उन्हें निभाते हुए नजर आता है। या फिर लगन के अंदर राहु उन लोगों को मिलता है जो अपना नाम अर्जित करना चाहते हैं, अपनी पहचान को कायम करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो इस जन्म में उनको ये राहु मिलता है और अपनी पहचान कायम करने की इजाज़त ये राहु देता है। पहचान कायम करने के लिए इच्छाओं को काफ़ी हद तक ये बढ़ाते हुए राहु नजर आता है। अगर सेकंड हाउस में राहु है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पूर्व जन्म के अंदर वेल्थ को लेकर काफ़ी इच्छाएं रखते हैं। आप खान पान से संबंधित कुछ इच्छाएं रखते हैं, परंतु वो इच्छाएं आपकी जो है पूरी नहीं हुई, वो इच्छाएं आपकी जो है आधी अधूरी रह गई। उन्हीं इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये राहु आपको सेकंड हाउस में मिला है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सेकंड हाउस के राहु वाला व्यक्ति बैंक बैलेंस की तरफ भागेगा। वो अपनी एसेट्स को बढ़ाने की लगातार कोशिश करेगा और इस चक्कर में वो ये भूल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी भी हद में जाकर वो अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है खान पान का बड़ा शौकीन होता है। जो खाने के अंदर सर्वश्रेष्ठ है वो उसी के पीछे भागता है। ऐसे व्यक्ति को आप पूछेंगे कि कौन सी जगह पे जो है कौन सी डिश अच्छी मिलती है, तो इससे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। अगर तीसरे घर में राहु है तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन के प्रति जो है काफ़ी जुनूनी रहता है। अपनी नेटवर्किंग को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि यही वो दायरा होता है जिसके अंदर व्यक्ति को काम करके करना होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर यही इच्छा व्यक्ति की अधूरी रही होती है। अगर चौथे घर के अंदर राहु है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए जुनूनी होता है, लग्जरी के लिए जुनूनी होता है और वाहन के प्रति व्यक्ति जुनूनी होता है। अगर पांचवें घर का राहु है तो व्यक्ति का लर्निंग प्रोसेस काफ़ी तेज होता है। व्यक्ति सीखने की बड़ी प्रबल इच्छा रखता है। व्यक्ति के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति के पीछे छूट गई होती है। अगर छठे घर में राहु है तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म के अंदर आपके ओपोनेंट आपके ऊपर काफ़ी हावी रहे होंगे और आप उन्हें दमन नहीं कर सके, आप उन्हें पराजित नहीं कर सके। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत के बावजूद वो सफलताएं नहीं मिली जो आप पाना चाहते थे। इसीलिए आपको छठे घर के अंदर राहु देखने को मिलता है। छठे घर में राहु का मतलब है कि आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे, आपको कंपटीशन के अंदर ज़बरदस्त सफलताएं मिलेंगी और आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर सातवें घर में राहु है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने विवाह के प्रति एक विशिष्ट सोच रखेंगे। विवाह के प्रति व्यक्ति जिद्दी किस्म का होता है। मेरा पार्टनर ऐसा ही होना, मुझे मैरिज जो है इसी तरीके से करना। इसमें व्यक्ति किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। आप देखेंगे कि जितनी भी अनोखी शादियां होती है, नए नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ये वही लोग होते हैं
जो 7वें घर में राहु को लेकर चलते हैं। 8वें घर का राहु ट्रांसफॉर्मेशन देता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव। 8वें घर से हम जीवन और मृत्यु को देखते हैं, इसी के लिए यह घर जाना जाता है। जीवन मृत्यु यानी कि कोई एक चीज खत्म होती है तो नई चीज की शुरुआत होती है, और इसी का नाम जो है बदलाव है, इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए 8वें घर का राहु अगर आप लेकर चल रहे हैं तो यकीनन आप किसी बड़े बदलाव की तरफ जाएंगे। 9वें घर का राहु धर्म और अध्यात्म के अंदर नवीनता लाने की कोशिश करता है, क्योंकि यही वो डोमेन है जिसके कारण आपको पूर्व जन्म के अंदर विरोध सहना पड़ा और किसी कारणवश जो है आप अपनी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। इसीलिए इस जन्म में 9वें घर में आपको राहु मिलता है और आप धर्म और अध्यात्म के अंदर नवीनता लाने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने कुछ नया पेश करते हैं। इसके लिए आपको अगर समाज में विरोध सहना पड़े तो भी आप उससे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। किसी भी लिमिटेशन से बाहर निकलकर मर्यादाओं को तोड़ना पड़े, परंपराओं को तोड़ना पड़े तो आप ऐसा करेंगे, क्योंकि 9वें घर का राहु आपको ये करने के लिए प्रेरित करेगा। 10वें घर का राहु करियर के अंदर कुछ नया करने का परमिशन देता है, नए करने की इजाज़त देता है। ऐसा राहु अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो कुछ आज तक किसी ने नहीं किया है, जो बिल्कुल नया है, ऐसी नई नई चीज़ों से जो है व्यक्ति इंट्रोड्यूस कराता है और करियर के अंदर कुछ नया लेके आता है, लीडर बनकर उभरता है और फिर दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपका नाम, इज्जत और शोहरत सब चीज़ें आपको मिलती है, आप अग्रणीय बनकर जो है सफलताएं अर्जित करते हैं। 11वें घर का राहु है, आप सोशल सर्कल के पीछे भागते हुए नजर आएंगे। आप अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरी करते हुए नजर आएंगे, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी। 12वें घर का राहु है तो ये राहु आपको अपने घर से दूर लेकर जाएगा, फॉरेन लैंड में या फिर डिफरेंट कल्चर में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1 से लेकर 12 नंबर तक किसी भी घर में अगर राहु होगा तो उसके क्या मायने हैं, ये मैंने आपको संक्षेप में समझाया है। कुंडली के किसी भी घर के डोमेन की अगर बात की जाए, उसके कारकत्वों की बात की जाए, तो ये कारकत्व अनलिमिटेड है। अगर एक एक कारकत्व के ऊपर 3-3, 4-4 वीडियो अगर बनाएं तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि कारकत्वों की कोई मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। क्योंकि जीवन में हम जितनी भी गतिविधियां करते हैं वो सभी की सभी इन 1 से लेकर 12 घर तक ही हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए मैंने आपको 1-1, 2-2 कारकत्वों के बारे में जिक्र किया है। आप अपने हिसाब से इसके ऊपर मेहनत करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कारकत्व हमें कौन कौन से घर से देखने को मिलते हैं और राहु का प्रभाव कौन कौन से सेक्टर में रहेगा। अब सवाल ये आता है कि राहु तो हर किसी की कुंडली में होता है। अगर राहु है तो उस घर से संबंधित चीज़ों के प्रति व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाएगा और उन्हें पाने के लिए जुनूनी भी बनाएगा। परंतु क्या सभी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है? ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जीवन भर प्रयत्न करने के बावजूद भी उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिनके वो हकदार होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होता है कि राहु की कुंडली में स्थिति कैसी है। बगैर राहु की क्षमता को पहचाने आप इस जजमेंट पे नहीं पहुंच सकते हैं कि किसी घर में अगर राहु है तो उस घर से संबंधित आपकी इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी। अगर राहु कमज़ोर है, वो किसी हालत में नहीं है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवा सके, तो ऐसी स्थिति में राहु आपको इच्छाएं देगा, परंतु इन इच्छाओं को पाने के लिए आप जो है जीवन भर झगड़ते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि राहु कुंडली के अंदर शक्तिशाली होना चाहिए, बली अवस्था में होनी चाहिए, उसकी पोजीशन कुंडली के अंदर काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकता है। अब राहु को हमें किस प्रकार से देखना है, राहु का स्वभाव कैसा है,
राहु का कार्य करने का तरीका कैसा है, इनका फलित हम किस प्रकार से कर सकते हैं, राहु के फल हमें कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, इन सभी विषयों के ऊपर मैं डिटेल के अंदर बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस चैनल पर इससे संबंधित सभी वीडियो अपलोडेड है एक सीरीज़ के स्वरूप में। इस सीरीज़ के अंदर मैंने राहु से संबंधित सभी विषयों को डिटेल के साथ में कवर करने का प्रयास किया है। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राहु कुंडली के जिस किसी भी भाव में स्थित होगा, उस भाव से संबंधित इच्छाओं को मैग्नीफाई कर देता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं इस कदर बढ़ जाती है तो उनकी पूर्ति भी आवश्यक होती है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये राहु बढ़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से करवाता है। इसके लिए हमें राहु के पैटर्न को समझना होगा। राहु की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जो भी देता है ऑल ऑफ सडन देता है, और राहु के पास में कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। राहु जो भी गेम खेलता है आउटकट गेम खेलता है। राहु व्यक्ति की सोच को इस प्रकार से डेवलप कर देता है कि बस इच्छाओं की पूर्ति करनी है, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से, वो नैतिकता के साथ में हो या अनैतिकता के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शाम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, या यूं कहें ये शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति देता है। और शॉर्टकट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि व्यक्ति जितनी ऊंचाई को हासिल करता है, जितनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। उसके गिरने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। ऐसी संभावना रहती है कि व्यक्ति सफलताएं तो अर्जित करेगा, परंतु उस सफलताओं को टिका पाएगा, इस बात की गारंटी कम होती है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि शनि जैसे ग्रह का प्रभाव राहु के ऊपर हो, क्योंकि शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है, और एक कर्म प्रधान ग्रह होने के कारण जब शनि का प्रभाव राहु के ऊपर जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करता हुआ नजर आएगा, कर्म करता हुआ नजर आएगा, परिश्रम करता हुआ नजर आएगा। और जो सफलताएं परिश्रम के द्वारा मिलती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति परिश्रम के द्वारा होती है, वो सफलताएं लंबे समय तक टिकती है। इसके लिए चाहिए कि शनि का प्रभाव राहु के ऊपर हो। जैसे मान लीजिए कि शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु के ऊपर शनि का कमांड आ गया, परंतु राहु की दृष्टि शनि के ऊपर नहीं है, इसलिए राहु की पकड़ से ये शनि बाहर होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है कर्म प्रधान होगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति कर्म करते हुए नजर आएगा। तो इस प्रकार से यदि शनि का कमांड राहु के ऊपर हो तो सफलताएं ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है। ठीक इसी प्रकार से राहु एक ऐसा ग्रह है जो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। शाम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है। येन केन प्रकरण, बस सफलता चाहिए किसी भी तरह से। अगर राहु के ऊपर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति विवेक बुद्धि के द्वारा काम करता है, नैतिकता के साथ में काम करते हुए नजर आता है। इसके लिए चाहिए कि बृहस्पति का कमांड राहु के ऊपर हो, परंतु राहु की दृष्टि या राहु का कमांड बृहस्पति के ऊपर ना आ पाए। जैसा कि हम जानते हैं बृहस्पति के पास में 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि होती है,
परंतु यही सेम दृष्टियां जो है राहु के पास भी होती है। अगर राहु बृहस्पति को देखेगा तो बृहस्पति भी राहु को देखेगा, यानी कि दोनों ही ग्रह अपनी अपनी दृष्टियों से एक दूसरे को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर राहु के द्वारा बृहस्पति पीड़ित हो जाएगा। हमें चाहिए कि बृहस्पति राहु को प्रभावित करे, राहु को कमांड करे, परंतु राहु के द्वारा बृहस्पति पीड़ित नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि राहु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ जाए और बृहस्पति कुंडली के अंदर ताकतवर हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बृहस्पति का राहु के ऊपर कमांड है। और अगर ऐसा कमांड हमें देखने को मिलता है तो व्यक्ति अनैतिकता से बचते हुए नैतिक तरीके से काम करना पसंद करेगा। व्यक्ति सही तरीके से काम करना पसंद करेगा और व्यक्ति गलत तरीकों को अपनाने से बचता हुआ नजर आएगा। और इस प्रकार से अगर व्यक्ति को सफलताएं मिलती है तो लंबे समय तक टिकती है और व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलती है और प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो इस प्रकार से अगर बृहस्पति का कमांड या शनि का कमांड राहु के ऊपर रहे तो व्यक्ति अपनी जो भी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो भी सफलताएं अर्जित करता है, वो लंबे समय तक टिकती है और लोगों के द्वारा मान सम्मान भी मिलता है और व्यक्ति को काफ़ी संतुष्टि भी प्रदान करता है। तो ये था राहु को लेकर एक विश्लेषण, और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि जिस किसी भाव में राहु बैठता है उस भाव के मायने क्या है। साथ ही साथ ये राहु हमारी इच्छाओं को किस प्रकार से मैग्नीफाई करता है और इन बढ़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति ये किस प्रकार से करवाता है। राहु का पैटर्न क्या है और वो कौन से ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी विषयों को हमने जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके नॉलेज में किसी भी प्रकार का ऐड ऑन मैं कर पाया हूँ या किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन मैं आपको दे पाया हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करता हूं और ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इस चैनल पर बनने वाला हर वीडियो आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है और इस इंटेंशन के साथ में बनाया जाता है कि हर हाल में मैं आपके नॉलेज में कुछ न कुछ ऐड ऑन कर सकूं। अगर मैं अपनी कोशिश के अंदर कामयाब रहा हूं तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।